अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट की हुई थी। फार्माकोकाइनेटिक्स का तीसरा एपिसोड है जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। देखें, हमारे जहनों में जब भी ना मेटाबॉलिज्म आती है तो फ़ौरन हमारे जहन में या तो एनाबॉलिज्म आ जाती है या तो हमारे जहन में कैटाबॉलिज्म आ जाती है कि यार लार्ज मालिक्यूल टूट टूट के स्मॉल मालिक्यूल्स बना देंगे, या तो दोबारा स्मॉल मालिक्यूल्स ना मिल के लार्ज मालिक्यूल्स बना रहे होंगे। लेकिन आज चूँकि हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पढ़ना है तो ये जो इट इज़ समथिंग एल्स। ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें स्मॉल मालिक्यूल्स मिलके लार्ज मालिक्यूल्स बनाएंगे या लार्ज मालिक्यूल्स दोबारा टूट के स्मॉल मालिक्यूल्स बनाएंगे। इसीलिए हम इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी इसमें ये होगा कि एक मालिक्यूल्स एक फॉर्म से ना दूसरी फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। अब कौन सी फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी में हम जितने भी ड्रग्स लेते हैं या जीनोबायोटिक्स लेते हैं। जीनोबायोटिक्स उन चीज़ों को कहते हैं जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स हो, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद ना हो, वो बाहर से आएँ और वो हमारे न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा भी ना हो, यानी वो हम डेली जो खाने पीने में लेते हैं वो चीज़ें भी ना हो। उन चीज़ों को हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। उनमें दो चीज़ें आती हैं, या तो वो जहर हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, या तो वो ड्रग्स या मेडिसिन हो सकती हैं। तो नॉर्मली हम ड्रग्स को ही जो है ना जीनोबायोटिक्स कहते हैं। तो जितनी भी जीनोबायोटिक्स या ड्रग्स होती है ना, ये तमाम के तमाम ना ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ठीक है। और जब ये वाली और ड्रग्स या जीनोबायोटिक्स हम लेते हैं तो इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कराना बड़ा सख्त ज़रूरी होता है। एलिमिनेशन का सबसे जो बेस्ट रूट है ना, वो है यूरिन के ज़रिए हम बॉडी से किसी चीज़ को बाहर निकलवाएं, ड्रग्स को। लेकिन यूरिन के अंदर होता है 90% वाटर, और वाटर होता है पोलर। तो ये जो ड्रग्स और या जीनोबायोटिक्स होती है ना, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो सकती हैं। जब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगी तो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अब हमारा क्या काम होता है मेटाबॉलिज्म में कि हमने इनकी जो लिपोफिलिक नेचर होती है ना, उसको चेंज करके हाइड्रोफिलिक नेचर बनाना होता है इसे। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था लिपोफिलिक इन नेचर, हमने उसके साथ ऐसा कुछ काम करना है कि हम उसे पोलर बना दें। यानी हम उसके अंदर कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड करवा दें, उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हम करवा सकते हैं ना, हम करवाएं। और करवाने के बाद हम क्या काम करें, उसे पोलर बना दें। जब वो पोलर बन जाएगा तो फिर वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर के साथ सोल्यूबल होने के बाद यूरिन के थ्रू वो ईजीली बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस है। अब देखें, हमने जो है ना इस टॉपिक को ईजिली समझने के लिए ना 4 सवाल बना दिए हैं। वो 4 सवाल अगर हमें समझ आ जाते हैं तो हम ईजिली जो है ना इस टॉपिक को गो थ्रू कर देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है भाई। एक चीज़ है हम अपनी बॉडी के लिए ले रहे हैं तो हम बाहर से ही क्यों हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्यों नहीं बना लेते, और वो हाइड्रोफिलिक ड्रग हम ले लेके हम अंदर बॉडी के जाएगी और उसके बाद वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगी। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म कितने फेजेस में होती है, यानी इतना बड़ा प्रोसेस है खुद ब खुद तो एक स्टेप में तो नहीं हो जाता होगा, काफ़ी इसको फेज़ लगते होंगे। चौथा, व्हाट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, एंजाइम्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। अगर हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं ना तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पे होगा। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों ज़रूरी होता है। अब दूसरा हमारे पास है व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है ये। देखिए, आपने 3 काम जहनों में बिठा के रखने हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है। 3 काम ये करता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला काम है ना, पहला काम ये है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर, आपको मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन होती है किसी भी रूट से हो, हम पेरेंटल रूट से कोई ड्रग ले लें, ओरल रूट से ले लें या नेज़ल रूट से ले लें, ठीक है, ऑटिक से, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जाती है और वो ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। अगर वो ब्लड के अंदर या सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है तो वो ड्रग मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अगर वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगी, डिफरेंट टिश्यूज़ के पास जाएगी, डिफरेंट टिश्यूज़ के बाद उसके रिसेप्टर्स होंगे। अब वो जब रिसेप्टर्स होंगे तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और अपना इफेक्ट शो करेगी। अब पहला काम जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स का होता है ना, उसका काम ये होता है कि जब ड्रग्स और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है, तो हमने उस ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स को तोड़ना होता है। क्योंकि अगर वो तोड़ेंगे नहीं ना तो वो ड्रग कंटिन्यूसली अपना एक्शन परफॉर्म करती रहेगी और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दिस इज बिकॉज द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वही मोबाइल फ़ोन है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो मेरी आंखों की नज़र भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उससे निकलेंगी जो मेरी बॉडी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो हर चीज़ जो है ना ज़्यादा अगर इस्तेमाल करोगे तो नुकसानदेह है।
इसी तरह जो ड्रग होती है ना, ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसके बाद ड्रग्स अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो ड्रग कंटिन्यूसली अपना एक्शन परफॉर्म करती रहती है जब तक वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको इस तरह समझा सकता हूँ। ये चलो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी सेल है, सेल के ऊपर कोई भी रिसेप्टर बना हुआ है, मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बना दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। उसके ऊपर कोई भी ड्रग आके बाइंड किया, ये कोई ड्रग था, उस ड्रग ने आके बाइंड किया, ये जो है ना एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया और इसने जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना था, इस रिसेप्टर ने अपना या ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म किया। जब एक्शन परफॉर्म किया ना, तो जब तक ये वाला ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा, ये अपना एक्शन परफॉर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और कभी भी स्टॉप नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसी मेडिसिन ली कि मेरा ब्लड प्रेशर रेस था, आई था, तो मैंने मेडिसिन ली ताकि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अब जैसे ही मैंने मेडिसिन ली, वो जाके किसी खास रिसेप्टर के साथ उसने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद उसने मेरा ब्लड प्रेशर कम करना स्टार्ट कर दिया। किसी भी ऑर्गन के पास जो ब्लड प्रेशर लो कर सकता है, उस ऑर्गन के अंदर गया, उस ऑर्गन के अंदर जाने के बाद उसके खास रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद उसने मेरा ब्लड प्रेशर लो करना स्टार्ट कर दिया। अब जब तक वो ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा, मेरा ब्लड प्रेशर लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इतना लो हो जाएगा कि मैं मर भी सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो ब्लड प्रेशर को लो करने से रोकेगा नहीं। या पेशेंट था कोई, उसको किसी किस्म का कोई डिप्रेशन था, उसको डॉक्टर ने जो है ना सेडेटिव एक्शन के लिए नींद की दवाई दी, डायज़ेपाम दे दी, कोई भी मेडिसिन दे दी जिसकी वजह से वो सो जाए। अब जब वो मेडिसिन उसके ब्लड के अंदर गया, ब्लड से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के पास गया, ब्रेन में न्यूरॉन्स के साथ उसने बाइंड किया, जिसकी वजह से जो है ना वो सो गया, उसको जो है सेडेटिव एक्शन शो होना स्टार्ट हो गया। अब अगर वो ड्रग उस रिसेप्टर के साथ कंटिन्यूसली बाइंड करती रहेगी तो वो बंदा जिंदगी भर सोता रहेगा, वो सोता रहेगा सोता रहेगा सोता रहेगा, सोते सोते उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन और एनर्जी तो नहीं मिलेगी ना, लेकिन वो ड्रग जो है ना अपना एक्शन परफॉर्म करना नहीं छोड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई कट वगैरह लग गया है, किसी जगह इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने आके मुझे लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया है, लोकल एनेस्थीसिया लगाने की वजह से क्या हो गया, जब मिसाल के तौर टांके वगैरह लग जाते हैं ना, बच्चे गिर जाते हैं तो बड़ा सा कट लग जाता है तो टांके लगाने पड़ते हैं, तो उससे पहले वो सुन करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं जिसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो अब उसकी वजह से अगर वो ड्रग, लोकल एनेस्थीसिया क्या काम करता है, वो ड्रग जहाँ पे लोकल एरिया होता है उसके अंदर जाता है, उसके सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है, उसके सेल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ स्पेसिफिकली बाइंड करता है। तो न्यूरॉन्स जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, अगले न्यूरॉन्स को कैरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो वो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करेंगे तो ब्रेन तक तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। अब अगर वो जो हमने लोकल एनेस्थीसिया का मेडिसिन या ड्रग दी है, वो ड्रग अगर कंटिन्यूसली उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो ब्रेन तक तो मैसेज ज़िंदगी भर नहीं पहुंच पाएगा, और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि मेरी वो जो लोकल एरिया होगा वो मेरा पैरालाइज हो जाएगा। अगर मैंने उंगली के करीब इंजेक्शन लगाया था तो वो उंगली पैरालाइज होगी, अगर फेस के करीब यहाँ पे कट लगा तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाया तो ये पूरा एरिया पैरालाइज हो जाएगा। तो पहला काम मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बारी जब हमारे पास ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स हम नहीं तोड़ेंगे तो वो ड्रग कंटिन्यूसली अपना एक्शन परफॉर्म करता रहेगा जो हमारे लिए नुकसानदेह है और वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। पहला काम ये है कि क्यों हमारे लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि टू ब्रेक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दूसरा काम ये क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसी होती है जब हम लेते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में होती है या जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जिनको हम प्रो ड्रग्स कहते हैं। प्रो ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो वाली ड्रग्स जब हम लेते हैं या इनटेक करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उस ड्रग को हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा सख्त जरूरी होता है, और वो एक्टिव फॉर्म में तब कन्वर्ट होती है जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। मिसाल के तौर पे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। पार्किंसन डिजीज़ में होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जिन्हें हम डोपामीन कहते हैं। वो डोपामीन की तादाद बड़ी कम हो जाती है जिसकी वजह से इंसानों को पार्किंसन डिजीज़, यानी वो चलते फिरते कांपते हैं बुढ़ापे में, उनकी जो यादाश्त होती है आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है, और एक्सेट्रा और भी काफ़ी सारी सिम्टम्स होती हैं इसकी। तो अब जो डोपामीन कम हो जाता है ना, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो डोपामिनर्जिक है, यानी उसके अंदर डोपामीन होता है। हम मेडिसिन ड्रग्स इंजेक्शन की सूरत में भी उसे दे सकते हैं, हम टैबलेट्स की फॉर्म में भी उसे दे सकते हैं। लेकिन मसला क्या होता है पता है, मसला ये होता है कि अगर वो डोपामीन हम ड्रग्स की फॉर्म में देते हैं ना, यानी टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में, तो वो डोपामीन के मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन के करीब ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर उसे क्रॉस नहीं करेंगे तो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते तो क्या वो अपना एक्शन देंगे? नहीं देंगे।
तो इसलिए हम एक ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए, उसका नाम होता है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा क्या होता है? लीवोडोपा स्मॉल होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर जाता है। अब जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है ना, तो जैसे ही वो ब्रेन के पास पहुंचता है, न्यूरॉन्स के पास पहुंचता है, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम ऐसे मौजूद होते हैं जो इस लीवोडोपा को डोपामीन में और एक स्मॉल मॉलिक्यूल में दूसरे में तोड़ देते हैं। तो वो डोपामीन हमें मिल जाती है और वो डोपामीन अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब जब लीवोडोपा हमने लिए ना, लीवोडोपा को हम कहते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग का मतलब क्या है कि लीवोडोपा कोई काम नहीं कर सकती थी, वैसे ही ब्लड में घूमती रहती जब तक वो ब्रेन के पास पहुंची ना, वहाँ पे एंजाइम उसको तोड़ता ना। अब हमें चाहिए क्या था? डोपामीन। हमने डोपामीन को इनडायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाया, इसको कहते हैं प्रोड्रग। इसी तरह आपको सिंपल एग्जांपल हमारे पास जो है ना सैलिसिलिक एसिड की है, यानी एस्पिरिन की है। जो डिस्प्रिन या एस्पिरिन की टैबलेट हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक वो सैलिसिलिक एसिड में ना टूट जाए। तो वो बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी उसे सैलिसिलिक एसिड में तोड़ती है, जिसके बाद वो एक्टिव हो जाती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो पहला काम क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी होती है? कि हम ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स को तोड़ पाएँ। दूसरे क्यों ज़रूरी होती है? कि हमारे पास प्रो ड्रग्स को हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बताया था 3 फायदे हैं। तीसरा फायदा क्या है? कि हम बॉडी से ड्रग्स को एलिमिनेट कर पाएँ। जितने भी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स होते हैं ना, वो तमाम के तमाम लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो वो ड्रग्स जब रिसेप्टर के साथ बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में होता है, तो जब वो ड्रग जो है ना हमारे पास किडनी के पास पहुंचता है, किडनी के नेफ्रॉन्स के पास पहुंचता है ना, तो नेफ्रॉन्स के पास आपको पता है कि हमारे पास ये पीसीआर है और इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली आता है। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली के पास आता है ना, तो यहाँ पे आपको पता है सेल्स होते हैं और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं ना जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो आपको पता है वो इजीली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये ड्रग्स अगर किडनी के पास आ भी जाए, यहाँ से फिल्टर होके लूप ऑफ हेनली के पास आ भी जाए, तो ये दोबारा लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद दोबारा ऑर्गन के पास चले जाएंगे, टिश्यूज के पास चले जाएंगे, दोबारा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये अगर किडनी के पास फिल्टर होकर नेफ्रॉन्स के पास आ भी जाते हैं, तो यहाँ से गुजर गुजर के कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाएंगे और यूरिन के जरिए बॉडी से नहीं निकलेंगे। तो ये ड्रग्स तब तक एलिमिनेट नहीं हो सकते जब तक हम इन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म ना कर दें। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, क्यों होगी, वो मैंने आपको बता दिया। क्यों होगी ये बता दिया, कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हमें इस ड्रग को, जो लिपोफिलिक इन नेचर है, अगर हम इस ड्रग को पोलर बना के हाइड्रोफिलिक बना दें, अगर हम इसे हाइड्रोफिलिक बनाएंगे ना, तो ये जो लिपिड बाइलेयर होगी, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको क्रॉस करके नहीं आएगी। जब क्रॉस करके नहीं आएगी तो वाटर जब यहाँ से जा रहा होगा तो ये वाटर के साथ इजीली रीअब्सॉर्ब नहीं होगी और इजीली पास थ्रू करते करते यूरिन से बॉडी से निकल जाएगी। तो हमारे पास जो ड्रग्स की एलिमिनेशन होती है उसके लिए भी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी होती है। देखिए मोटा मोटा मैं दोबारा बताता हूँ व्हाई इट इज़ नेसेसरी। पहला, टू ब्रेक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दूसरा टू कन्वर्ट प्रो ड्रग्स इनटू एक्टिव फॉर्म, और तीसरा टू एलिमिनेट ऑल काइंड्स ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये 3 इसके फंक्शंस थे। अब हम फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। देखिए हमारे पास जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसको भी जब तोड़ा जाता है या मेटाबोलाइज किया जाता है तो इतने ज़्यादा फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में उसकी ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुवेट बनते हैं। फिर फेज़ 2 में वो क्रब साइकिल में जाता है, NADPH और FADH2 बनते हैं। उसके बाद फेज़ 3 में वो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ATPs बनते हैं। लास्ट चीज़ क्या थी? ATPs बनाने थे, और 3 फेजेस में हुए हैं। तो इतना बड़ा ड्रग है, इतनी बड़ी जीनोबायोटिक्स है, तो ये खुद ब खुद तो नहीं मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी, बायो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ फेजेस होने चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे पास ड्रग्स या जीनोबायोटिक्स होती हैं उनको भी मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे पास 2 फेजेस होती हैं। अब 2 फेजेस होती क्या है और ज़रूरी क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बताने के लिए पहले मैं आपको ये मिटा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये कंटिन्यूसली ये जो ड्रग्स होते हैं ये इन्होंने बाइंड किया होता है हमारे पास रिसेप्टर के साथ। अब जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड किया मैंने, इन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ये एक्टिव फॉर्म में है। अब अगर हम 2 काम कर सकते हैं, हम पहला काम क्या करें, हम कुछ ऐसा काम करें कि हम इस ड्रग्स की जो शेप है ना उसको चेंज कर दें। अगर हम उस ड्रग की शेप चेंज कर देते हैं तो वो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये लॉक एंड की मॉडल की तरह होता है। एक स्पेसिफिक एंजाइम जिस तरह स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, इसी तरह एक स्पेसिफिक शेप का ड्रग जो है ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह अगर हम इस ड्रग की शेप चेंज कर दें, अगर हम इस ड्रग की शेप चेंज कर देंगे तो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो ये फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, इस ड्रग को जल्दी से पोलर बना देंगे। अगर हम इस ड्रग को पोलर बना देंगे तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक है, तो दो काम हमने करने हैं। पहला काम क्या करना है, तीन काम स्पेसिफिकली हम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि ड्रग की जो शेप चेंज करनी है, शेप ना हमने चेंज कर देनी है। अगर हम ड्रग की शेप चेंज कर दें, दूसरा काम क्या है कि अगर हम ड्रग को इनएक्टिव कर दें, यानी अगर हम इस ड्रग को इनएक्टिव कर दें तो वो बेशक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ होगा, वो अपना एक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा। अब इनएक्टिव करते कैसे हैं, ठीक है, हम बॉडी के अंदर खुद तो घुस के उसे इनएक्टिव तो नहीं करेंगे ना। जब हम ड्रग्स बना रहे होते हैं ना, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब ड्रग्स बना रहे होते हैं तो उसी टाइम ना हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी इस तरीके से ड्रग्स को हम बनाते हैं कि वो ड्रग्स इतने अरसे के बाद बेसिक इन्वायरमेंट के में रहने के बाद या एसिडिक इन्वायरमेंट में रहने के बाद इतने अरसे के बाद या तो वो मेल्ट हो जाए, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या तो वो उसके बॉन्ड्स टूट जाए, मॉलिक्यूल्स टूट जाए। जब उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे या मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे तब भी शेप चेंज हो जाएगी, या तो वो मेल्ट हो जाए या तो इनएक्टिव हो जाए। यानी कोई ना कोई हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब ड्रग्स मार्केट में आती है ना, खुद ब खुद नहीं आ जाती। 6-7 साल उसे लगते हैं, 8 साल 10 साल उसे लगते हैं। वो 10 साल एक्सपेरिमेंट ही हो रहे होते हैं, कभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, और करते 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 इतने ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ड्रग जो है ना मार्केट में आती है। तो जब वो मार्केट में आती है उससे पहले ट्रायल्स हुए होते हैं। तो वो जब ट्रायल्स हम कर रहे होते हैं उसमें हमने ड्रग्स की हमें हाफ लाइफ या शेल्फ लाइफ पता होती है कि यार ये इतने अरसे के बाद बॉडी में जाके इनएक्टिव हो जाएगी। अब वो जब इनएक्टिव हो जाती है ना, तो वो रिसेप्टर के साथ बेशक बाइंड हुई वो अपना एक्शन ही परफॉर्म नहीं करती। तो हम तीन जरिए से हम क्या पहला काम क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर दें। दूसरा काम उस ड्रग को इनएक्टिव कर दें। तीसरा काम अगर हम ड्रग को पोलर बना दें। अगर पोलर बना देंगे ना, ये तीन काम अगर हम कर देना तो हमारी बॉडी से ड्रग एलिमिनेट ईजिली हो सकती है। समझ आ रही है ना आपको, हमारी बॉडी से ड्रग इजीली एलिमिनेट हो सकती है। अब हम ये तीनों काम करेंगे दो फेजेस में, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। फेज 1 में हम क्या करते हैं, फेज 1 को ना हम फंक्शनल ग्रुप रिएक्शंस भी कहते हैं या नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप रिएक्शंस क्या होता है, इसमें हम ड्रग्स को ना बहुत ज़्यादा पोलर बना देते हैं। इसमें ड्रग्स को हम बहुत ज़्यादा पोलर बना देते हैं और ड्रग्स को इनएक्टिव कर देते हैं। जब ड्रग बहुत ज़्यादा पोलर और इनएक्टिव हो जाता है ना, तो एज अ रिजल्ट वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो भी जाए तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तीसरा काम हम क्या करते हैं, फेज 2 में हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं। जैसे ही हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो वो रिसेप्टर से साथ फ्री हो जाता है ड्रग, और ड्रग फ्री होने के बाद ब्लड में जाएगा। ब्लड जब किडनी के साथ फिल्टर होने पास जाएगा तो किडनी से फिल्टर होने के बाद इजीली वो हाइड्रोफिलिक बन गया होकर बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम ना स्पेसिफिकली ये फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा NADPH, FADH2 ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो वो क्या काम करती हैं, वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकती है। मैं आपको एक जनरल और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास प्रोपेन है, यानी ये कार्बन वाली प्रोपेन वैसे होती गैस है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये प्रोपेन है, इसके अंदर कार्बन 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 है, यानी एक किस्म की ये लिपोफिलिक इन नेचर है। जो कार्बन 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 वाली होती है ना, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। अब इसको अगर मैं वाटर में मिलाऊंगा ना, ये वाटर में सोलुबल नहीं होगी, ये गैस है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसी को मैं किसी तरीके से प्रोपानोल बना दूँ, यानी यहाँ से एक H हटा के यहाँ पे OH लगा दूँ, अब ये बन गया मेरे पास प्रोपानोल। बेशक ये R की चेन है, R की चेन जो है ना वाटर पे सोलुबल नहीं होती है। तो अगर मैंने इसको प्रोपानोल बना दिया ROH, अब जैसे ही मैंने प्रोपानोल बनाया ना, ये अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये वाटर सोलुबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो फेज़ 1 रिएक्शंस है जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाना है, उसमें हम ऐसे रिएक्शन करते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स की हम पोलैरिटी बढ़ा दें। यानी हम उसमें OH ग्रुप ऐड कर देंगे, हम उसमें COOH ग्रुप ऐड कर देंगे, हम कोई एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे, कोई भी सल्फर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऐड कर देंगे। 7 किस्म के मेनली यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद हमारे पास रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, साइक्लेशन, डीसाइक्लेशन, ये सारे रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। जो मेन होता है ना वो ऑक्सीडेशन होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास NADPH और FADH2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो ऑक्सीडेशन करवाने वाला एंजाइम होता है ना, साइटोक्रोम P450, वो भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा होता है लिवर सेल्स के पास, इसीलिए 90% से ज़्यादा ऑक्सीडेशन ही होती है। ठीक हो गया। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमने ड्रग्स को बहुत ज़्यादा पोलर बना दिया। अब जब ड्रग्स बहुत ज़्यादा पोलर बन गए ना, पोलर उनकी पोलैरिटी बढ़ गई और वो इनएक्टिव हो गए, तो दूसरा काम क्या होगा कि हम उनकी शेप चेंज कर दें। शेप कैसे चेंज करेंगे, हम कॉन्जुगेशन कर देते हैं, किसी भी तरीके से हम कॉन्जुगेशन कर दें। कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है, कॉन्जुगेशन होती है हमारे पास कि हम उस ड्रग्स के साथ कोई और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, कोई और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें। जैसे आपने बाइल की अगर सिक्रीशन के बारे में पढ़ा होगा कि बाइल हमारी बॉडी से कैसे एलिमिनेट होती है। बाइल को पहले हम अनकंजुगेटेड बाइल बनाते हैं, फिर कंजुगेटेड बाइल, और उसके बाद यानी यूरिनोबिलिनोजिन, और उसके बाद बॉडी से बह जाती है।
अब वो अनकंजुगेटेड बाइल कैसे बनता है कि उसके साथ ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड हो जाता है, वो पोलर बन जाता है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रग होती है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ड्रग्स क्या थी। हमने ड्रग की जो है ना शेप चेंज करनी है। ड्रग की शेप कैसे चेंज करेंगे, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास रिसेप्टर है कोई भी, इसके साथ, या मैं छोटा कर देता हूँ, ये रिसेप्टर है मेरे पास कोई भी, इसके पास कोई ना कोई ड्रग आके बाइंड हुआ है। अगर मैं इस ड्रग के साथ कोई और मालिक्यूल्स आके अटैच कर दूं, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई और मालिक्यूल था वो भी आके अटैच हो गया, यहाँ पे कोई और मालिक्यूल था वो भी अटैच हो गया, यहाँ पे ऊपर से भी कोई मालिक्यूल आके अटैच हो गया। अब देखो ये ड्रग इस रिसेप्टर के साथ कंप्लीटली बाइंड नहीं है। अब जब कंप्लीटली बाइंड नहीं है ना, तो ये ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती और एज ए रिजल्ट ये यहाँ से निकल जाएगी और फ्री हो जाएगी। पहला काम मैंने क्या किया कि इसके साथ क्या किया, मालिक्यूल्स ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज होगी और शेप भी चेंज हुई, दूसरा ये बहुत ज़्यादा पोलर भी बन गया। ठीक हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या करना है, कंजुगेशन करनी है। किस चीज़, अब ये ड्रग के साथ कंजुगेशन स्पेसिफिकली हम ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड करते हैं, ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड करते हैं, इसीलिए हम फेज 2 रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आपको बताया है। ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड करने की वजह से क्या हुआ, इस ड्रग की शेप चेंज होगी और दूसरा इस शेप का साइज भी बढ़ गया। अब जब इसका साइज बढ़ जाएगा ना, तो बेशक ये फिल्टर होने के बाद लूप ऑफ एनली या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा ब्लड में नहीं आ सकती। तो दूसरा, पहला फायदा ये हो गया कि इसका साइज बढ़ जाता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाती है। अब जब ये बहुत ज़्यादा पोलर होगी तो इजीली वाटर सोल्यूबल हो जाएगी और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। बताया क्या आपको कि हमारे पास जो भी ड्रग और रिसेप्टर है उसका कॉम्प्लेक्स हम कैसे तोड़ेंगे। एक तो हम उसे बहुत ज़्यादा पोलर बना दें, पोलर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, जिसकी वजह से वो पोलर भी बन जाएगा और इनएक्टिव भी हो जाएगा। तीसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हम उसके साथ कोई मॉलिक्यूल ग्लूक्रोनिक एसिड वगैरह मिला के उसकी शेप चेंज कर दें और उसका साइज बढ़ा दें। शेप चेंज और साइज बढ़ने से क्या होगा कि वो अगर शेप चेंज होने के बाद वो उसका लॉक एंड की मॉडल से जिस तरह रिसेप्टर के साथ उसका बॉन्ड टूट जाएगा और जो हमारे पास जो वेट बढ़ जाएगा उसकी वजह से वो लूप ऑफ हेनली से दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ये सारे इसके फायदे थे। तीसरा, एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, सबसे ज़्यादा जो मेन सबसे बेसिक एंजाइम है ना, वो हमारे पास होता है साइटोक्रोम P450। ये बहुत ज़्यादा एंजाइम है इंपॉर्टेंट, साइटोक्रोम P450 इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे पास 450 नैनोमीटर की जो है ना वेव लेंथ अब्जॉर्ब कर सकता है अगर इनसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे से देखें। तो ये P450 साइटोक्रोम ये बहुत बड़ी सुपर फैमिली है, लिवर के अंदर रह रही होती है, बाइल को भी ये डाइजेस्ट करवाती है, फैट्स की मेटाबॉलिज्म में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो जितने भी जीनोबायोटिक्स होते हैं ना, 50% जीनोबायोटिक इनकी फैमिली डाइजेस्ट करवाती है, मेटाबोलाइज करवाती है। इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है साइटोक्रोम 3A4 और एक साइटोक्रोम 3A5। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम है जिनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के 50% ड्रग को वो मेटाबोलाइज कराती है। साइटोक्रोम 3A4 और साइटोक्रोम 3A5 ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम्स हैं। इनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के 50% ड्रग्स जो है ना, ये सिंपल अकेले में मेटाबोलाइज या हाइड्रोफिलिक बनवा के बॉडी से एलिमिनेट करवा देती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। आगे जो है ना इसकी और भी क्लासिफिकेशंस होती है कि ये अगर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहते हैं तो हम इसे माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलावा बाहर किसी भी जगह सेल के अंदर रह रहे होते हैं तो इसे हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। जो माइक्रोसोमल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ये दोनों आते हैं, साइटोक्रोम 3A4 और 3A5। उसकी वजह यह है कि ये ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली करवाते हैं और ऑक्सीडेशन के लिए NADPH और FADH2 बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस, सल्फोनेशन, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और हमें बताएं कि हम फर्दर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।